अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज कौसारों का शेर, कश्मीर का उमर मुख्तार, श्रीनगर का इर्तुगल गाजी, मुजाहिद हुर्रियत, तमसीले पाकिस्तान सैयद अली गिलानी रब के हुजूर पेश हो गए हैं। बांडीपुरा के एक छोटे से कस्बे में पैदा होने वाले सैयद अली गिलानी, जिन्होंने हुसूल इल्म के लिए लाहौर का इंतखाब किया, जिनकी इल्म की प्यास ओरिएंटल कॉलेज के सब्जाजार में बुझी, इकबाल के शहदाई सैयद अली गिलानी, जिनकी तरबियत अबुल अला मौदूदी ने की, जिन्होंने शहर लाहौर में सहाफ़त के पेशे को इख्तियार किया। लाहौर की सहाफ़त में नाम पैदा करने के बाद सैयद अली गिलानी ने श्रीनगर का रुख किया, जहां सैयद ने जवानी से वफात तक अपना वक्त गुजारा। आज हुर्रियत पसंदों के मुर्शद, सियासी क़यादत के उस्ताद, नौजवानों के महबूब कायद, बुजुर्गों के लिए काबिल एहतराम सैयद अली गिलानी ने लाखों और करोड़ों पाकिस्तानियों को अफसरदा कर दिया। ये सिस्टम जो है ये ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा। आज़ादी इज़ द ओनली वे। एक ही रास्ता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को आज़ादी मिल जाए। सैयद अली गिलानी की जिंदगी जद्दोजहद से इबारत थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर तीसरा दिन जेल में गुजारा है, जिन्हें पहली बार 1962 में हिरासत में लिया गया। सैयद अली गिलानी पहले कश्मीरी लीडर थे जिन्हें 1965 में पहली बार मुसलसल 22 माह तक पाबंदे सलासल रखा गया। मुजाहिद हुर्रियत गुज़श्ता 10 बरस से मुसलसल नजरबंद थे। गुज़श्ता सब 10:30 बजे सैयद अली गिलानी का इंतकाल हुआ। उनकी रहलत की खबर सुनते ही भारतीय फौज ने इलाके में जैसे कर्फ्यू नाफिज किया। कश्मीर भर में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई, जबकि अहले खाना से सैयद अली गिलानी की मैयत छीन ली। खवातीन को ज़दोकूब किया, मर्दों को कमरों में बंद करके चंद अफराद के साथ घर से 300 मीटर की दूरी पर दफन कर दिया। अपने आप को दुनिया की बड़ी जमहूरियत कहने वाले इंडिया की जुनूनी मोदी सरकार मर्द हुर्रियत सैयद अली गिलानी की लाश से भी खौफजदा है। जनाजे की इजाज़त ना देकर और खुफिया तदफीन करके मोदी सरकार ने गिलानी साहब को हमेशा के लिए अमर कर दिया है। सैयद अली गिलानी आप ता क़यामत हर कश्मीरी और हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा रहेंगे। भारत अगर ये समझ रहा है कि सैयद अली गिलानी के दुनिया फ़ानी से रुखसत होने के बाद तहरीक आज़ादी कश्मीर ख़त्म हो जाएगी, तो ये उसकी शायद एक भूल है। गिलानी एक शख्सियत नहीं, सोच और तहरीक का नाम है, जिसे ख़त्म करना या कुचलना दहशतगर्द रियासत भारत के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान के सबसे लाली परचम पे लिपटी सैयद अली गिलानी की लाश भारतीय जमहूरियत के मुंह पर तमाचे रसीद कर रही थी। ये लवाहिकीन से लाश छीनते सिक्योरिटी एहलकार आलमी ज़मीर पर दस्तक दे रहे हैं। गिलानी तो रुखसत हो गया, लेकिन मोदी सरकार याद रखे, कश्मीर उठेगा, नौजवान आगे बढ़ेंगे, एक गिलानी की बजाय हज़ारों गिलानी पैदा होंगे। अलविदा सैयद गिलानी, अलविदा पाक पहचान गिलानी, आपको पाकिस्तान का सलाम। अब ज़रा प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमें वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान साहब ने ज्वाइन किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर अवान साहब आपके वक्त के लिए। लेकिन दिसंबर से अप्रैल तक होने वाले ज़िमनी इंतखाब के दौरान ऑपोजिशन ने धांधली के इल्ज़ामात आयद किए। मामला बड़ा सादा सा है, बहुत सारे क्लेम्स किए गए, दावे किए गए, एलिगेशंस हुए कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के धुंध में गायब होने की खबरें भी फैलाई गई, RTA सिस्टम बैठने की इत्तलात भी सामने आई। धांधली के शोर में हुकूमत ने एक नया निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला किया है। हुकूमत ने ऑपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात की दावत दी, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने का ऐलान किया। 8 अगस्त को वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इफ्तिताह करते हुए दावा किया कि अब मुल्क में धांधली किसी भी सूरत नहीं होगी। ये एक ऐसा निज़ाम है जिसके नतीजे में आने वाले इंतखाबी नताइज तमाम सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल होंगे। जबकि हुकूमत की जानिब से दावा किया गया है कि इंतखाबात 2023 यानी नेक्स्ट इलेक्शन हर सूरत में EVM के जरिए से ही होंगे। गुज़श्ता रोज़ बाबर अवान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शहबाज गिल साहब के हमरा उसका जो है वो रिस्पॉन्स भी, रिएक्शन भी आया अपोजिशन की तरफ से। क्या मंजरनामा रहा, ज़रा उसकी एक हल्की सी झलक आपके सामने रखता हूँ। एक बात मैं अपोजिशन को क्लियर करना चाहता हूं कि हमारी अक्सरियत है, एक वोट की अक्सरियत से कानून पास होता है। इंशाअल्लाह अज़ीज अगले इलेक्शन 2023 के उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। हुकूमत की यकतरफा इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बुलडोज करके मुतारिफ कराने के लिए जो इकदामात हैं, उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे। गवर्नमेंट अपने सारे वसाइल लगा के एक दफा फेयर इलेक्शन कराना चाहती है ताकि पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के शोर को खत्म किया जा सके। इलेक्शन
तभी साफ और शफाफ हो सकता है कि जब तमाम स्टेक होल्डर्स इलेक्शन के तरीक़ेकार पे मुत्तफिक हों। अगर हुकूमत की तरफ से कोई यकतरफा कार्रवाई या इकदाम किया जाएगा तो उससे इलेक्शन वक्त से पहले ही मुतनाज़ हो जाएगा। धांधली का खौफ टेक्नोलॉजी में नहीं है, टेक्नोलॉजी से इनकार में धांधली का खौफ है। जिन लोगों के जैली वोट हैं, जिन लोगों ने फर्जी वोट बनाए हुए हैं, जिन लोगों ने डबल वोटिंग करवानी होती है, उनको खौफ है मशीन का, और जिन लोगों ने फेयर इलेक्शन लड़ना है उनको खौफ नहीं है। हर मशीन के अंदर एक चिप लगा होता है, तो इस बात की कौन जमानत फराम करेगा कि हर मशीन में मुस्तनद चिप लगा है और किसी का चिप या सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया गया। ईवीएम को अगर आपने कबूल करना है तो खुल के मैदान में करें। ये बैक एंड से पैगाम ना भेजें कि अगर हमजा के केसेस खत्म कर दें तो मैं ईवीएम में आपके साथ हूं, ये वाले काम ना करें। परवाह है 2-3 चीज़ों की कि ऑपोजिशन को किस तरह से तंग करना है और अगली धांधली की प्लानिंग किस तरह करनी है, और किसी चीज़ पे नहीं है। इसी मामले पर बिला ताखीर बाबर अवान साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर अवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, बहुत सारे सादा से सवालात हैं। सबसे पहला सादा सवाल ये है सर कि आपने दावा किया कि नेक्स्ट इलेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हतमी राय आना बाकी है। ऑपोजिशन के जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो आपने सुने हैं, देखे हैं, वो अपनी जगह पर हैं। इस सब के बावजूद आप इतने पुरएतमाद कैसे है कि नेक्स्ट इलेक्शन ईवीएम से ही होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो आज एक बड़ा सोगवार दिन है दुनिया भर के हुर्रियत पसंदों के लिए, कश्मीर के हुर्रियत पसंदों के लिए, और भारतीय फ़ौज के जो गैर कानूनी कब्ज़े और तसल्लुत और हिसार में और मुहासरे में जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके लोगों के लिए, और पाकिस्तान के हर घर में आज यौम सोग है, इसलिए कि हमारा जो चलता फिरता पाकिस्तान था सैयद अली गिलानी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, और उनको तकरीबन 12 साल की जो उनको जबरी कैद में रखा गया था घर के, उसके बाद वो अपने आज खालिक़ हकीकी से जा मिले हैं। इज़ा इसाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं समझता हूँ कि ये वो शख्सियत है जिसके बारे में बजा तौर पे ये कहा जा सकता है कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इस दीदावर को, कश्मीर के एक एक बच्चे को, एक एक इंच को, और दुनिया भर के कश्मीरियों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि हम ना कश्मीर को भूलेंगे, ना कश्मीर के हक़ राय शुमारी की वकालत छोड़ेंगे। और सैयद अली गिलानी, आप हमारे दिल में, हम आपको हमेशा नस्लों तक याद रखेंगे, ताकि आमद पाकिस्तान के साथ साथ आपका नाम भी इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। थोड़ा सा मैं पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी जी। पाकिस्तान में बहुत शदीद किस्म के तजर्बात हुए हैं इलेक्शन के नताइज ना तस्लीम किए जाने के हवाले से। पहला तजर्बा तो 1971 के इलेक्शन के बाद हुआ कि जब उन नताइज को मानने से इनकार किया गया, तो उसका जो नतीजा और ख़मियाजा पाकिस्तान ने भुगता, दुनिया के बहुत कम मुल्कों में इस तरह के वाक़यात हुए होंगे जो सानिया मशरक़ी पाकिस्तान हुआ, नंबर 1। उसके बाद 1977 का जब इलेक्शन आता है तो उसमें आग लगाई जाती है, लोग बाहर निकल आते हैं, एक 9 सितारे इकट्ठे हो जाते हैं, और वो इलेक्शन भी मानने से इनकार कर दिया जाता है। वहाँ से आप शुरू करें तो 2013 के इलेक्शन तक एक सफ़र है मुसलसल जिस पे एतराज़ होता है। एतराज़ होने के बाद 2013 में एक कमीशन बैठा जो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए से, और उसने अपनी फाइंडिंग्स दी। फाइंडिंग्स में मैं नहीं जाना चाहता, मैं 2 उसमें से बातें बताता हूँ। उस कमीशन ने ये कहा कि पंजाब में जो फॉर्म 15 थे वो 35% यानी 33%, 33.3% के ऊपर 100 पूरा होता है, 35% फॉर्म गायब हो गए थे, वो मौजूद थे। फॉर्म 15 वो होता है जिसमें लिखा जाता है कि इस हल्के में अगर 1.5 लाख वोट था तो उसमें से लाख पड़ा, और जो नहीं पड़े उनका जिक्र किया जाता है उस फॉर्म में। एक ये हो गया। उसके बाद आप अगले इलेक्शन पे आ जाइए, 2018 का इलेक्शन। 2018 के इलेक्शन को भी मानने से एक साइड ने इनकार किया और हमारी साइड ने और हमारे एलाइज ने उसको कबूल किया। सवाल ये है कौम के सामने, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं आप रिफॉर्म्स को, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं गवर्नमेंट को, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं हम सारी चीज़ों को और मशीन को भी।
क्या पाकिस्तान कभी कोई ऐसा इलेक्शन कराने की अहलियत हासिल करेगा जिसके ऊपर एतराज़ ना किया जा सके और लोग उसके नतीजे को कबूल करें? उसकी मिसाल कहाँ से आपको मिलेगी? एक पड़ोस इंडिया से आप ले लें, वहाँ पे मशीन इस्तेमाल होती है। लोग कहते हैं कि देहाती इलाके क्या करेंगे, आबादी उनकी ज़्यादा है हमसे, दूर दराज इलाके उनके जितने हैं वो हमाला से शुरू होते हैं और कलकत्ता तक जाते हैं, कलकत्ता से शुरू होते हैं तो वो वागा तक आते हैं। इतनी बड़ी वो एक जोग्राफियाई भी एंटिटी है और उसके साथ साथ इतनी बड़ी उनकी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था सर। ये देखिए दुनिया के अंदर सर 195 ममालिक। ठहर जाइए, लेट मी नो, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं, मुझे बात मुकम्मल करने दें, 30 सेकेंड मोर। दूसरी बात ये है कि जब ये एक तजर्बा किया जा सकता है तो दूसरा तजर्बा वो था कि अल गोर वर्सेस जूनियर बुश और उसके बाद ट्रंप वर्सेस बाइडन, दोनों वक्त जब इंतखाबात के नताइज मशीन के जरिए आए तो लोगों ने, जिसने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, कोर्ट ने जब फैसला किया तो वो घर चला गया। तो क्या दूसरा तरीका है आप किसी को बुला के पूछ लें कि उनके पास अगर कोई तजवीज़ है? देखिए पॉइंट टेकन है डॉक्टर साहब, देखिए आपने जैसे कहा 20 में हमारी इंतखाबी धांधली में ये बिल गया था, क्या आज तक के शोर की तारीख है सर? उन्होंने असेंबली में पेश किया है कि कौन सा तरीका है जिससे इंतखाबात फेयर हो सकते हैं? एक तजवीज़ अगर उन्होंने दिया तो मांग लें। ठीक है डॉक्टर साहब, सवाल ले लें। देखिए हमारी इंतखाबी धांधली और धांधली के शोर की एक तारीख है जैसे आपने बताया, और ये हमारी एक विश है कि फ्रेश एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एज फार एज कि ईवीएम कैसे जमानत दे सकती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, तो उस पर आपने इंडिया की एग्जांपल दी। देखिए सर, टोटल 195 कंट्रीज हैं, 167 के अंदर डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं मौजूद है, उनमें से तकरीबन 4% के यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का टेस्ट किया गया, ट्रायल हुआ। उसमें से मतलब इंडिया की मिसाल आप दे रहे हैं, इंडिया ने 1982 में ये कॉन्सेप्ट रखा था, 82 के बाद वहां पर पायलट टेस्ट हुए थे, उसकी बग टेस्टिंग की गई, 2002 के अंदर इसको नेशन वाइड अप्लाई किया गया, लेकिन 2010 के अंदर एक और पेंडोरा बॉक्स खुल गया कि जब ये मशीन हैक कर ली गई। तो ये टेस्टेड भी हैं, पायलट रन भी हुए हैं, ये फेल्ड एक्सपीरियंसेस भी हैं। ये सब कुछ देखते हुए हम कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम ही वो वाहिद रास्ता है जिसके जरिए से हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, खासतौर पे इंतखाबी तकदीर को? देखिए, जो एतराज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने इतना लंबा इंट्रो दिया, उसके बाद इतना लंबा सवाल आपने किया और आप 2 सेकंड में उसका जवाब चाहेंगे, नहीं दिया जा सकता। सवाल ये है कि जो बात मैंने की थी जिसमें आपने इंटरप्ट किया, वो बात ये थी, वो मैं दोबारा कहता हूँ कि कोई दूसरा रास्ता पाकिस्तान का, कोई हमें थिंक टैंक बता दे, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आ जाए, हम उसको बात करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन की कोई पार्टी बताए कि दुनिया में जहाँ जहाँ इंतखाबात कबूल होते हैं, 2 तरह के मुल्क हैं, एक जहाँ इंतखाबात पे शोर नहीं होता। ब्रेग्जिट से ज़्यादा कंटेस्टेड कौन सा रेफरेंडम हो सकता है? एक से ज़्यादा दफ़ा हुआ, लोगों ने नताइज कबूल किए। वजह किस तरह से वो पोलिंग हुई थी सारी की सारी? ये वो जगह है जहाँ पे इलेक्शन को ना मानने वाले हैं, उनके हामी हैं, उनके प्रोमोटर हैं, उनका हामी मीडिया है, उनके हामी पुराने रिटायर्ड मुलाजमीन हैं मुख्तलिफ जगह के, और उन्होंने पाकिस्तान में एक ने 38 साल, एक ने 29 साल हुकूमत की है, इसलिए दोनों का अपना इंट्रेंच सिस्टम है जिसके जरिए से धांधली की जाती है। ये पहली गवर्नमेंट है जिसने 3 रिफॉर्म्स करने की कोशिश की है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, नैब का ऑर्डिनेंस जब से आया है 1996 से लेके कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया। हमने वो ऑर्डिनेंस जारी किया इमरान खान की गवर्नमेंट आने के बाद, वो ऑर्डिनेंस मर गया, सेनेट में पड़ा हुआ और इन्होंने पास नहीं होने दिया। ये अगर रोकती है ऑपोजिशन तो खूब रोके, इसलिए कि जो जमहूरियत है उसमें जिसके पास 1 वोट की अक्सरियत होती है उसका हक है कि वो कानून साजी करे। कानून साजी के लिए सारी ऑपोजिशन को राजी करना और सारी जगह जाके रेफरेंडम कराना का तरीका नहीं लिखा हुआ आइन में। असेंबली के अंदर वोटिंग, लेकिन हमने ऑपोजिशन के साथ गुफ्तगू के दरवाजे खोले हुए, इसके बावजूद। बड़ा क्विक क्वेश्चन है सर, ऑपोजिशन कह रही है कि ईवीएम के जरिए से धांधली मजीद आसान हो जाएगी। उन्होंने, ऑपोजिशन ने ईवीएम की मशीन कौन सी देखी है उनसे पूछिए। अब इससे बड़ा झूठ जो आपने पकड़वा दिया अपने सवाल में मेरे सामने, और कौन सा हो सकता है कि उन्होंने ये मशीन नहीं देखी जो पिछली 5 या 6 मशीनें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देखी हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने देखी हैं, और जगह भी हमने दिखाई हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी देखी हैं। वो मशीनें, उनमें से आप इनसे पूछें एक जो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन्होंने देखी है उसका वो नाम बता दें। देखे बगैर आपको कैसे पता है ये मशीन ठीक है या नहीं है? एक। दूसरा ये है कि सारी दुनिया टेक्नोलॉजी पे जा रही है, हम गार में रहेंगे।
अब अगला इलेक्शन दरख्ते को पत्ते उनको गिन गिन के हम कहेंगे कि किसके सब्ज पत्ते हैं और किसके नीले पत्ते हैं और किसके सूखे हुए और किसके हरे पत्ते हैं। ये किस जमाने की बात कर रहे हैं? लेकिन डॉक्टर साहब सारी दुनिया ईवीएम इस्तेमाल नहीं कर रही ना सर। दो फोरम है वो चल रहे हैं, सिर्फ 4 से 5% कंट्रीज ईवीएम को अप्लाई कर रहे हैं ना सर। पूरी दुनिया तो ईवीएम पे नहीं कर रही। सारी दुनिया में इलेक्शन तरह तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्शन ईरान में एक तरह के होते हैं, कुवैत में एक तरह के होते हैं, इराक में एक तरह के होते हैं, सीरिया में एक तरह के होते हैं, जर्मनी में दूसरी तरह के होते हैं, बोलिविया में तीसरी तरह के होते हैं, रशिया में और तरह के होते हैं। अपनी बात करें। और हर इलेक्शन को किसी जगह चैलेंज नहीं किया जाता सिवाय पाकिस्तान के। अगर चैलेंज किया जाता है तो उसका रास्ता निकालना होगा। रास्ता क्या हो सकता है? आईनी होगा। रास्ता कहां से निकलेगा? पार्लियामान से निकलेगा। पाकिस्तान की हुकूमत जब से हम आए हैं, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामान को ताकतवर बनाया जाए और वहां से लेजिस्लेशन की जाए। हमने इतनी लेजिस्लेशन फैटिफ की थी जो इन्होंने संभाल के सीने से रखी हुई थी और नहीं करना चाहते थे, हमने कर ली थी। लेजिस्लेशन के लिए 2 कमेटियां अब भी बैठी हुई हैं। एक अपोजिशन के साथ हम बैठेंगे अगली जुमेरात को, और एक कमेटी वो है जो 6 तारीख को भी बैठेगी और 8 को भी बैठेगी। पहली नेशनल असेंबली की है और दूसरी क्या ये बैठ के हमने गली में फैसला कर रहे हैं? लेकिन डॉक्टर साहब जब आप ये तय करके जब ये तय करके ऑपोजिशन को दावत देंगे कि हमने नेक्स्ट इलेक्शन कराने ईवीएम से हैं, और फिर आप ऑपोजिशन को दावत देंगे कि हाँ आप आ जाएं, यानी आप तो ऑलरेडी तय कर चुके हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन ईवीएम से होंगे। फिर आपने कहा कि उसको मंजूर कराने के लिए हमें पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाना पड़ा, वो भी बुलाएंगे, तो फिर ऑपोजिशन की क्या हैसियत है सर? ऑपोजिशन की हैसियत है एक माइनॉरिटी हिस्सा है वो ऐवानों में, जहां जहां ऑपोजिशन है। पंजाब में भी ऑपोजिशन है, बाकी असेंबलियों में भी है, कौमी असेंबली और सेनेट में भी है। वो माइनॉरिटी है और डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी रूल होता है। एक वोट के साथ मेजॉरिटी रूल होता है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं वो थोड़ा सा आप समझ लें ताकि लोगों को पता है। वैसे पहली बात यह कि कौमी असेंबली ने जो आप कह रहे थे ना कि किस तरह से एक्ट पास होगा, पास हो चुका है। कौमी असेंबली से पास होने के बाद वो सेनेट में गया है, सेनेट को ट्रांसमिट हुआ। उनके पास 14 तारीख तक का वक्त है, 12 तारीख तक उन्होंने देना है सेनेट को जवाब, और उसके बाद अगर टाइम हुआ उस वक्त तो हम सेनेट में जाएंगे, टाइम ना हुआ तो हम चले जाएंगे जो ज्वाइंट सेशन होगा। ये सारा आइन में लिखा हुआ है। इसके अलावा ये जो शहबाज शरीफ वाली बात कोई ना करे कि जी एक हुकूमत ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारे हो जाएं। सारे नहीं होते, जो जीतता है वो होता है। डॉक्टर साहब मैं उस तरफ आता हूं, मैं उसको कौमी हुकूमत वाले मामले पे आता हूं, लेकिन लग ये रहा है ना सर नहीं होता। हुकूमत बहुत उजलत में, जो प्रोग्राम है उनका वो फरमाइशी प्रोग्राम है, वो आईनी और जमहूरी और कानूनी प्रोग्राम नहीं है, ना ही कोई डिमांड। मैं सर उस तरफ आता हूं, लेकिन सर लग रहा है इस सारे प्रोसेस से कि हुकूमत बड़ी उजलत में है। जैसे पहले कानून साजी होती रही है और वो ये कहते रहे कि पार्लियामान को आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ है। दूसरा मामला सर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है, उन्होंने इंतखाबात कराने। सर हुकूमत ने तो इंतखाबात नहीं कराने। एक सेकंड रेहान, 1 मिनट। इस तरह से मैं तकरीर का जवाब नहीं दे सकता, सवाल का मैं जवाब दे सकता हूं। आपने कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाया हुआ। ऑर्डिनेंस आपको पता है कौन इजाजत देता है ऑर्डिनेंस जारी करने की? पाकिस्तान का आइन, उसका आर्टिकल 89। ये गैर आईनी बात है। ये सारे वो थे जिन्होंने मुख्तलिफ वक्त में जनरल मुशर्रफ के भी हल्फ उठाए, जनरल ज़ियाउल हक के भी हल्फ उठाए। उस वक्त ऑर्डिनेंस क्या LFO था। इसके बावजूद ये हल्फ उठाने वाले ये ताना देते हैं कि सदर ने ऑर्डिनेंस को जारी कर दिया। हर ऑर्डिनेंस जाता है 120 डेज के बाद पार्लियामेंट में और वहां से कानून साजी होती है। पिछली जितनी कानून साजी हुई है हमारी, वो वैलिड कानून साजी हमारी हुई है। जब हमारे साथ इन्होंने धोखा किया, असेंबली में और बात कही, सेनेट में जाके मुकर गए फैटिव के, तब हम कवानीन को 12 कवानीन थे जो हमने पास किए थे, वो लेके गए फिर हम ज्वाइंट सेशन में। उसके बाद ज्वाइंट सेशन किसी कानून साजी के लिए आज तक नहीं हुआ। अब अगर जरूरत पड़ी तो इलेक्टरल रिफॉर्म्स में रास्ता खुला है, वो आके अपनी तजवीज़ देंगे। अगर उन्होंने किसी टॉक शो पे तजावीज़ देनी है तो वो असेंबली के अंदर उनका कोई फायदा नहीं है। जलसे में देनी है नहीं फायदा, PDM को देनी है नहीं फायदा, किसी धरने में और जुलूस में देनी है उसका भी कोई फायदा नहीं। देखिए ना डॉक्टर साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नेक्स्ट इलेक्शंस कराने हैं, ऑब्वियसली उनका मैंडेट है। उनके किसी गो हेड के बगैर या उनकी हतमी राय के बगैर हुकूमत ये राय कर रही है कि नेक्स्ट इलेक्शन ईवीएम से ही होंगे। सवाल बड़ा सादा सा है। ये जो सादा सवाल है इसका इससे इंतहाई सादा जवाब ये है कि इलेक्शन कमीशन समेत सुप्रीम कोर्ट भी कानून साजी नहीं कर सकती। पाकिस्तान का सिर्फ एक इदारा है जिसका काम है कि वो कानून साजी करे, उसको सुप्रीमेसी है। लीगल इंस्ट्रूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रूमेंट अमेंड करने की, बनाने की, नए करने की, तब्दील करने की, रिपील करने की, वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ही कानून साजी होगी। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ हमने 3 दफ़ा जाके
वज़रा की एक टीम ने जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी, मैं भी उसमें शामिल था, कैबिनेट मेंबर्स थे, हम गए, उनका मौक़िफ़ सुना, अब भी सुना है। और जो भी ऑपोजिशन कहना चाहती है वो तरमीम ला सकती है, वो लाए ना जी, किसी ने मना किया हुआ है, आए, बल्कि हम तो इस बात के मुंतज़िर हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर अपना केस पेश करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और जलसों में ना करें। अच्छा सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंसेंट है ईवीएम पे? कॉन्सेंट किसी इदारे का नहीं चाहिए किसी काम के लिए, पार्लियामेंट का इख्तियार है कि वो कानून साजी करे, और बाकी जो इदारे हैं वो कानून जो बन जाएगा किसी इदारे के लिए, आप आइन निकाल के पढ़ें, अदालतें जो इख्तियार इस्तेमाल करती हैं उसके आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जो कानूनी इख्तियार उनको दिया गया है वो अदालतें इस्तेमाल करेंगी। इसलिए कोई भी पार्लियामेंट को ये नहीं कह सकता कि पहले मुझे 100% राज़ी करो और उसके बाद खा वो अपोजिशन हो, खा वो बाहर बैठा हुआ कोई शख्स या इदारा हो। ये काम है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट अक्सरियत से जो कानून पास करेगी वो पाकिस्तान का वैलिड कानून होगा और आइन के मुताबिक वो बनेगा। लेकिन इलेक्शन चूंकि एक ऐसा मामला है जिसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने कराना नहीं होता, लोगों ने इलेक्शन लड़ने होते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 250 के करीब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पार्लियामेंट में हैं नहीं है, किसी ने नई पार्टी बनानी है, उन सब का ये हक है कि कानून ऐसा हो कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड में सके। इसीलिए हमने ना किसी ने ईवीएम मशीन देखी है और ना ही कोई इलेक्टरल रिफॉर्म्स एक्ट एक और दूसरा दोनों पढ़े हैं। इसके बावजूद सवालात की इतनी भरमार है हर तरफ से। डॉक्टर साहब, लोग जानना चाहते हैं ना, खड़े होकर सारी पार्लियामेंट में जो बैठे हुए हैं उनका काम है पार्टियों का कि पार्लियामेंट के अंदर आए। डॉक्टर साहब, ये लेंथी एक्सरसाइज तो है, क्योंकि जिन जिन ममालिक ने ईवीएम को अडॉप्ट किया उन्होंने पहले पायलट टेस्ट किया, उसका बग टेस्टिंग हुई, उनको काफी साल लगे और उसके बाद जाके उसको नेशन वाइड अप्लाई किया। एक मिनट, पायलट प्रोजेक्ट पे रुक जाए जरा। 2014 की जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, ये मैं कोई चिड़िया तोते की कहानी जो अपोजिशन सुनाती है वो नहीं सुनाता। 2018 में उस जजमेंट को रीअफर्म किया फुल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। PLD 2018 पेज 788 गूगल करके देख लें। उसमें उन्होंने ये कहा कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी दोनों दफा, और फिर दो बातों पे अफसोस का इजहार किया कि इलेक्शन कमीशन ने ताखीर कर दी है, हमने हुक्म जारी किया था, क्यों नहीं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 2 दफा जिसका आप कह रहे हैं ना टेस्ट रन किया, वो टेस्ट रन किया जा चुका है। पेशावर के इलेक्शन में भी हुआ था, एक और जगह भी हुआ था, 2 जगह टेस्ट रन उन्होंने किया। इसलिए ये कहना ऑपोजिशन का कि इसमें देखे बगैर भी कोई फैसला किया जा सकता है और इसको परे छोड़ के भी कोई फेयर इलेक्शन किया जा सकता है, कैसे बता दें ना। वो जिस तरह ये फार्मूला नहीं बताते कि वो थोड़े से एक बिजनेस एम्पायर कैसे बनती है, वो ये फार्मूला भी नहीं बताते कि पाकिस्तान में इलेक्टरल रिफॉर्म्स के बगैर, इंतखाबी इस्लाहात के बगैर भी कोई तरीका है कि इलेक्शन को फेयर किया जा सकता है। बताएं कौन सा है। डॉक्टर साहब, ये ऑपोजिशन से जानने की कोशिश करते हैं। राना सनाउल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बाबर अवान साहब मुशीर बराए पार्लियामानी अमूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। क्विक शॉर्ट ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। एक तरफ कह रहा है एक बंदा जो उनका सदर है कि कौमी हुकूमत बनानी है, कौमी हुकूमत के लिए ना इनका कोई बात है, ना इनका सर है, ना पाँव है बातों का। दूसरी कह रहे हैं कि नहीं हुकूमत से बातचीत नहीं करनी। तो किससे बातचीत करनी है आपने? आपस में मिल बैठकर और इस मुल्क को आगे ले जाने का वक्त है, और इस मुल्क में बहरान या इंतशार की इजाज़त किसी कीमत पे नहीं दी जाएगी। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ, ये लॉन्ग मार्चों का तकाजा नहीं करता, लेकिन अगर वो बज़िद हैं कि उन्होंने करना, बड़े शौक़ से करें। कानून जो है वो अपने कानूनी दायरे में अपनी ज़िम्मेदारी निभाएगा। कौमी मुफाहमत और बात है और कौमी हुकूमत और बात है। कौमी हुकूमत जो है वो ख्वाब देखने की बात है जिसकी ताबीर इंशाअल्लाह उल्टी निकलेगी। कौमी मुफाहमत के लिए हम तैयार हैं। कौमी हुकूमत या कौमी मफाहमत, इसी मामले पर बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, सादा सा सवाल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौमी हुकूमत चाहती है या कौमी मफाहमत? देखें, कौमी हुकूमत या कौमी मफाहमत जो है वो मुस्लिम लीग नून चाहती है, लेकिन
एक फ्री और फेयर इलेक्शन के बाद हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये कठपुतली है, ये एक मैनेज रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में हमारे वजूद में आई है, ये अवाम के मैंडेट की तौहीन है और इस मुल्क के लिए जो है इसने एक तबाही का पैगाम लेके आई है। लिहाजा एक फ्री फेयर इलेक्शन हो और उसके नतीजे में अवाम जो है वो जिनको भी इलेक्ट करे उन तमाम जमातों को जो है वो सर जोड़ के बैठना चाहिए और एक कौमी हुकूमत अगर तश्कील दी जाए तो इस मुल्क को जिस तबाही के दहाने पे इस तब्दीली सरकार ने पहुँचा दिया है, जो तबाही ये लेके आए हैं, तो उससे मुल्क को निकाला जा सकता है। राणा साहब देखें ना, कौमी हुकूमत जैसी बात तो फ्री फेयर इलेक्शन के नतीजे में अगर अक्सरियत में भी आती है तो फिर भी वो कोशिश करेगी कि सबको जो है वो साथ लेके चले। शेख रशीद साहब आज ये कह रहे हैं कि देखिए कौमी हुकूमत अलहदा बात है, कौमी मफामत एक अलग बात है, कौमी हुकूमत ख्वाब है, कौमी मफामत हो सकती है जिसके लिए हम तैयार हैं। तो हुकूमत तो कह रही है कि कौमी मफामत के लिए हम तैयार हैं, तो आप हुकूमत के साथ बैठेंगे? ये एक डिफेक्टो गवर्नमेंट है, डिजोरो तो ये है नहीं। अगर हुकूमत से बात नहीं हो सकती तो फिर किससे बात करेंगे आप? जी हम इस हुकूमत से बात नहीं करेंगे। हमारा मुतालबा है इस डिफेक्टो गवर्नमेंट से कि वो रिज़ाइन करे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का रास्ता जो है वो हम बात करें। सर ऐसा मुतालबा तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 126 रोज़ का धरना दे के आपसे भी किया था, लेकिन आप तो रिज़ाइन दे के घर नहीं गए थे। तो अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से अगर ये कहें कि वो रिज़ाइन दे दें, उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, तो ये तो ख्वाब ही लगता है राणा साहब। तो चलो ना दें वो, लेकिन हम अपने एक असूली मौक़िफ़ से, हम एक अपनी सच्चाई के जो है वो रास्ते से हम क्यों हटे? सब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मामले पे तो हुकूमत बड़ी क्लियर है और वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट इलेक्शंस जो है वो ईवीएम के साथ होंगे और उस पर वो अपोजिशन को दावत भी दे रहे हैं कि आइए मिलकर बैठते हैं इस पर, बजाय इसके कि दोबारा आप इस पर कुछ शिकवा करें बादज इंतखाबात इस पर धांधली का शोर मचाए, तो पहले बैठ कर ये मामला तय कर लेते हैं। तो क्या इस पर भी बैठने के लिए तैयार नहीं आप? नहीं, तो ये नेक्स्ट इलेक्शन जो है इस गवर्नमेंट ने करवाना है, क्यों बैठे हम इनके साथ? जिसने नेक्स्ट इलेक्शन करवाना है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और केयर टेकर होगी गवर्नमेंट। राणा साहब आईनी तरमीम तो पार्लियामान से होनी है, इलेक्शन ही नहीं करवाना। नहीं, बात ये है कि जब इलेक्शन करवाना नहीं है इन्होंने, तो इनके साथ क्यों बैठे? ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, जाके वहाँ पे अपनी तजवीज़ दें। इलेक्शन कमीशन अगर मुनासिब समझेगा वो हमें बुलाए, बिल्कुल हम जाएंगे, वहाँ पे हम भी अपनी तजवीज़ जो है वो देंगे और वहाँ पे ईवीएम के ऊपर अगर कंसेंसस होता है तो ईवीएम हो सकता है, अगर नहीं होता तो ये भूल जाएंगे। ये कल जो इनके बाबर अवान साहब जो हैं, ये कल जो फरमा रहे थे कि जी हर कीमत पे ईवीएम पे इलेक्शन होगा, उन्हें पता ही नहीं है कि इसकी क्या कीमत होगी। ये किसी कीमत पे जो है ये ईवीएम के ऊपर इलेक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन जो है इस पे राज़ी हो तो इसको पायलट किया जा सकता है, इसको आजमाया जा सकता है। पर ऑपोजिशन जो है वो तो उसका बड़ा सख्त और कैटेगोरिकल स्टांस है कि ईवीएम के थ्रू इलेक्शंस होने नहीं चाहिए। बाबर अवान साहब गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज हमारे प्रोग्राम में कुछ देर पहले कह रहे थे कि उस पर हमें पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाना पड़ा तो वो भी बुलाएंगे और आईनी तरमीम कराएंगे हम पार्लियामान से। तो फिर आप क्या करेंगे सर अगर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया जाता है? आइन में 10 तरमीमें करवा लें, ये आइन में 10 तरमीमें करवा लें, इसके बावजूद ईवीएम के ऊपर नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो नहीं होगा। इसके लिए कहीं से तो बिगिनिंग होगी राणा साहब, तो कर वो बिगिनिंग कहाँ से होनी चाहिए? आप क्या कहते हैं? देखे ना, नहीं, ये बिगिनिंग इलेक्शन कमीशन से होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसकी बिगिनिंग करे। इसको ये अभी ये महीना पहले ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन इसको आजमा लेता, पायलट करता। उस सूबाई हल्के के मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 200-250 पोलिंग स्टेशन में से 10 पोलिंग स्टेशन के ऊपर करवाता, पता लग जाता कि उसकी क्या कारकर्दगी है, किस तरह से हो सकता है, किस तरह से नहीं हो सकता। इस तरह से अगर चीफ इलेक्शन कमीशन चाहे, अगर इलेक्शन कमीशन चाहे, ये तो बात उस वक्त होगी जब ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, इलेक्शन कमीशन इसको देखेगा, अगर उसकी तसल्ली हुई तो फिर वो अपोजिशन को बुलाएगा और फिर वहाँ पे बात होने के नतीजे में
अगर ये बात जो है इसके ऊपर कोई छोटी मोटी जो है वो कोई पेशरफ होती है तो वो एक पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे, यानी किसी एक हलके में या 2 हलकों में इसको आजमाया जा सकता है। लेकिन ये बात और कर रहे हैं, ये अहमक लोग कह रहे हैं कि पूरा इलेक्शन ही जो है वो नेक्स्ट जो होगा वो हम उठा के ईवीएम को दे देंगे। वो भाई ये तो तबाही होगी, इस तरह से तो हो नहीं सकता कि आप एक तरीक़ाकार को आजमाए बगैर जो है सारा इलेक्शन उठा के दे देंगे, तो वो तो एक आप फसाद को दावत देंगे, तो ये मुमकिन ही नहीं है। राजा साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो कायदे इस इख्तिलाफ को ईवीएम से मुताल्लिक ख़त लिखा, उस पर भी आपका यही रिस्पॉन्स होगा जो आप अब कह रहे हैं? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि उसका कोई रिस्पॉन्स देना नहीं चाहिए। इस किस्म की फजूल जो ख़तों किताबत है, जो ना उसकी कोई लीगल बैकग्राउंड है ना उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है, तो उसका जो है वो जवाब देना नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन मुनासिब समझेंगे तो उसका जवाब यही होगा, यही रास्ता इनको हमने दिखाया है पहले भी। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फिर वो कैसे होंगे अगर ईवीएम नहीं है या कोई और मैकेनिज्म नहीं है? हुकूमत अगर दावत दे रही इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बात करने की, तो कैसे होंगे सर? फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिर्फ एक जुमले से होंगे कि आइन की पासदारी की जाए। राणा साहब, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मुतालबा आपका हुकूमत से तो नहीं है, ये मुतालबा आपका प्रोमिनेंटली किससे है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है और हर पाकिस्तानी से है। हम इस बात को कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही इस मुल्क के मसाइल का हल है, वहीं से सियासी इस्तेहकाम और इस मुल्क के रोशन मुस्तकबिल का रास्ता निकलेगा। हम ये बात जो है इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों और हफ्तों में जो है वो हर फर्द को, हर पाकिस्तानी को जो है ये बावर करवाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जब पूरी कौम इसके ऊपर इत्तफाक और यकीन करेगी तो फिर किसी के लिए जो है इस इलेक्शन को रिग करना या वोट को बेइज्जत करना जो है किसी के लिए मुमकिन नहीं रहेगा। अच्छा राणा साहब, मुझे बताइएगा कि नैब चेयरमैन की अप्रूवल के बाद 19 करोड़ से जायद आमदन से जायद असासा जात का जो केस है उस पर रेफरेंस नैब भेजने जा रही है अगेंस्ट यू, इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? ये बड़ा खुला तजाद है। 19 करोड़ के ये कह रहे हैं कि मेरे एसेट्स हैं, तो 22 करोड़ की उन्होंने मेरे ऊपर हीरो डाली है। तो असासे मेरे उनकी मालियत सिर्फ उन्होंने 19 करोड़ जो है वो लगाई है। मेरे पास जितने भी एसेट हैं वो तमाम डिक्लेयर्ड है। 1 रुपए का बेनामी एसेट पिछले 3 सालों में ये ढूंढ नहीं सके, इसलिए कि है ही नहीं। तो राणा साहब, नैब की तरफ से आपको बुलाया जाता है, अकॉर्डिंग टू लॉ उनको डिक्लेयर किया हुआ है, तो आप पेश होंगे, जो नैब की प्रोसीडिंग्स होंगी अटेंड करेंगे? जी, मैंने नैब की सारी प्रोसीडिंग जो है वो अटेंड की हैं और उन्होंने ये मेरे इल्म के मुताबिक उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी कि ये केस नहीं बनता, लेकिन उसके बाद शहजाद अकबर साहब की खुशनुदी के लिए उन्होंने अब रेफरेंस जो है वो बना दिया है। वो रेफरेंस भेजेंगे अदालत में, तो बिल्कुल मैं अदालत में जाके पेश हूँगा। मैंने लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत करवाई हुई है। अच्छा राजा साहब, लास्टली बता दीजिएगा सर कि 14 अक्टूबर को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक कुछ खबरें मार्केट के अंदर हैं, इन खबरों में किस हद तक सदाकत है? क्या वाकई मियाँ साहब वापस आ रहे हैं? नहीं, 14 अक्टूबर को तो मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे हैं। मियाँ साहब जो है वो मेरा ख्याल है कि नाउ विद इन फ्यू वीक्स और 2-3 मंथ्स उनका जो ऑपरेशन है, जो कोविड की वजह से जो है वो डिले पे डिले हो रहा था, वो हो जाएगा और अल्लाह करे कि वो रूह सेहत हो जाए। तो उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकली पार्टी देखेगी कि उनका किस वक्त आना जो है हमें सूट करता है, तो उसके मुताबिक ये फैसला पार्टी करेगी। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ये इख्तियार पार्टी को दे चुके हैं कि उनकी वापसी का फैसला जो है वो खुद नहीं करेंगे, उनके डॉक्टर्स करेंगे या फिर उसके बाद पार्टी करेगी। सब इसका मतलब ये है कि मियाँ साहब की इंतखाबात से पहले तो वापसी के काफ़ी रोशन इम्कानात हैं। जी, बहुत रोशन इम्कानात हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको पता है कि पिछले इलेक्शन में उनका वापस आना जो है वो कितना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। वो खुद उनको सज़ा थी, उनकी बेटी
मरियम नवाज शरीफ को सज़ा थी, तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक मशरकी बाप जो है वो जेल जाने के लिए जो है वो अपनी बेटी को वो साथ लेके तो वापस आ जाए, तो ये बड़ी कमिटमेंट की बात है, बड़े हौसले की बात है। तो वही मियां नवाज शरीफ साहब हैं जिन्होंने अब भी फैसला करना है, तो इंशाअल्लाह ताला वो फैसला जो है वो अपनी राय भी देंगे, लेकिन पार्टी इंशाअल्लाह ताला जो है वो बेहतर फैसला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की जो मुर्गी मईशत है, मुर्गा अंडे और जो है वो अंडे पाल मईशत है, वो नाकाम क्यों हुई है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार संभालते ही मुल्क की मईशत में बेहतरी का एक मंसूबा कौम के सामने रखा। हुकूमत का दावा था कि इस मंसूबे से मुल्क तरक्की की शाहराह पर गामजन हो जाएगा। वो दावा क्या था और मंसूबा क्या था, सबसे पहले वो आपके सामने रखता हूं। हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। ये मैं आज आपको वो चीजें बता रहा हूं जिसमें अरबों डॉलर की जरूरत नहीं है। आज 3 बरस बाद वजीर आजम इमरान खान की मुर्गी पाल स्कीम पर कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की मईशत में इजाफे के लिए मुर्गी पाल स्कीम का मंसूबा कारामद साबित नहीं हो सका। पंजाब भर में पिछले 2 माली साल में 8,50,000 मुर्गियां शहरियों में तकसीम की जानी थी, लेकिन महकमा लाइव स्टॉक ने सिर्फ 7,36,900 मुर्गियां तकसीम की। पिछले 2 सालों में 1,13,000 मुर्गियां तकसीम ही नहीं हुई। मुर्गियां लेने वालों ने अंडे मार्केट में बेचने की बजाय घर में खाए। रिपोर्ट के मुताबिक मुर्गी पाल स्कीम के तहत कुछ लोगों की मुर्गियों ने तो अंडे दिए ही नहीं। यही नहीं बल्कि हुकूमत से सस्ती मुर्गियां लेने वालों में 3% लोगों की मुर्गियां भी मर गईं। लेकिन इस रिपोर्ट में हुकूमती कारकर्दगी को सराहा भी गया। रिपोर्ट के मुताबिक 80% लोगों ने वजीर आजम की मुर्गी पाल स्कीम को सराहा है। 90% लोगों ने मुर्गियां मजीद पालने को तरजीह दी, जबकि 19% लोगों ने मुर्गी पाल स्कीम को दोबारा शुरू करने से इनकार किया है। अब हुकूमत ने मुतादिद बार अपने मंसूबे का दिफा भी किया। बार बार दिफा करने की बजाय अगर हुकूमत मंसूबे पर तंदही से काम करती तो शायद नताइज इससे बरक्स होते। यकीनन दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल मीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।